बोलते थे ना एडल्ट लिटरेसी, आई मीन साक्षरता कितनी है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। आज हमारे देश में साक्षरता ऑलमोस्ट 73% प्लस है। अब पिछले कुछ सालों से वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। सर HDFC का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बहुत डिसिप्लिन है सर, ये चीज़ तो दिखता है, चाहे बैंक में बोलिए, होम में बोलिए और आपकी इक्विटी में भी बोलिए, विश्वास है और उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन सर HDFC का ऐसा कौन सा फंड है जिसमें अभी आप मीटिंग में बोले कि 11 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्कीम के बारे में शायद मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या फंड था जो आदमी, वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। उसको आम भाषा में कैसे बोलते हैं? उसमें क्या उसको कहने का है कि वैसे फंड जो कि अच्छे स्टॉक में लगाते हैं, अच्छे कंपनी में लगाते हैं, और इसका चूंकि भारत का स्टॉक मार्केट ने 15% एनुअलाइज रिटर्न दिया लास्ट 40-45 साल में, तो क्या हुआ कि 100 का जो स्टॉक है, वो 100 का जो मार्केट है वो बढ़ के 60,000 55,000 पहुँच गया। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड उन सब में से और अच्छी कंपनियां चूज करती हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म करती हैं। तो क्या होता है कि स्कीम में वो ज़्यादा रिटर्न आता है, तो छोटा छोटा अमाउंट बढ़ के वो 10,000 रुपया, 25-26 लाख रुपया जो लगा, 30 लाख रुपया, वो बढ़ के 11 करोड़ रुपया हो गया। तो ये मेनली क्या है कि वो पेशेंस का गेम है, जितना आप पेशेंस रखेंगे म्यूचुअल फंड में। और बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसमें कि जैसे कि एक हमारा स्कीम है, उसका नायब हो गया 1,000, नायब मीन्स कि उसका वैल्यू हो गया 1 यूनिट का 1100 रुपया। इसका मतलब कि 10 रुपया का चीज़ 110 गुना हो गया, 100 बैगर्स हो गया। तो आप म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, आप नायब देखेंगे तो 1000, 1100, 1200, 500, 900 है। इसका मतलब हर एक म्यूचुअल फंड 10 से स्टार्ट हुआ था, वो उतना गुना हो गया। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखें और रिटर्न की चिंता खुद ब खुद फंड मैनेजर देख लेंगे। सर एक चीज़ और है सर, जैसे कि हम यहाँ से पैसा लगाएं इंडिया में और USA का मार्केट में मेरा इंटरनेशनल फंड, और हमको कभी ज़रूरत पड़े हम USA में जाकर उसको डॉलर में ले सके, तो ऐसा भी कुछ फंड होता है? वो अलग फंड होता है, फंड का क्राइटेरिया होता है। आम आदमी उसको समझ सके, जो मजदूर है, लेबर है, जो डेली वेजेस है सर, वो कैसे इन्वेस्ट कर सके सर इक्विटी मार्केट में, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सेबी का 3 मुख्य उद्देश्य है। एक तो मार्केट को विस्तार करना, मार्केट को सपोर्ट करना, स्टॉक मार्केट को, फिर उसको रेगुलेट करना, मतलब नियम कानून बनाना जिससे कि मार्केट अच्छे से चले, जो भी पैसा लगाते हैं उनका डूबे नहीं, जो पैसा लेते हैं वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएँ। और तीसरा चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, जानकारी देना, जो फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने कहा, तो उसके जरिए लोगों में ट्रेनिंग देना, लिटरेसी देना, एक और एजुकेशन फैलाना, बताना कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, इन्वेस्ट कहाँ करो, सोच के करो, समझ के करो। तो इन सब तरह के कार्यक्रम ये सेबी चलाते रहती है। इनका रिसोर्स पर्सन प्रोग्राम एक होता है फाइनेंशियल एजुकेशन का, और एक सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी आजकल चालू हो गया है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में खास करके ये बताया जाता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट क्या क्या देख करके करें और कहाँ रुकें, कहाँ आगे बढ़ें, छोटी छोटी चीज़। तो आम कस्टमर को फ़ायदा लेना चाहिए, खास करके अर्बन में तो है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत लोग इनके योग्य हैं, क्योंकि बहुतों का पैसा डूब जाता है। आप सुनते होंगे ना नॉन बैंकिंग कंपनी में। हाँ ठीक है सर, एक चीज़ बताइए, इसको जो रेगुलर एजुकेशन है सर, उसमें इसको जोड़ा जा रहा है क्या? हाँ, रेगुलर एजुकेशन के तहत जो आप बता रहे हैं, सेबी ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, बॉम्बे में है। वहाँ आप 1 महीने का कोर्स से लेकर के 2 साल तक का फुल टाइम MBA कोर्स कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा मान लो छोटे शहर का भी है, वो इन्वेस्टमेंट में सीखना चाहता है, बिजनेस करना, नौकरी करना चाहता है या सिखाना चाहता है भविष्य में, तो वो, या ब्रोकर बनना चाहता है, तो वो शिक्षक बनना चाहता है, बिल्कुल ट्रेनर बनना चाहता है, एडवाइजर बनना चाहता है, तो वो जाकर के उस NISM में ट्रेनिंग ले सकता है। ऑनलाइन की ऑफलाइन से? ऑफलाइन भी है, NISM का ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होता है। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सर हिंदी में होता है, रीजनल लैंग्वेज भाषा में होता है? ये पार्ट होता है, समझिए, मिक्स करके होता है, लेकिन मुख्य रूप से इंग्लिश है अभी तक, बट हिंदी में समझाया जाता है, जिससे कि आपको दिक्कत। देखिए, अभी जो अनसर्टेनिटी आई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ है, इसका असर ऑयल मार्केट में पड़ा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन हुआ है,
और अमेरिका इन्फ्लेशन होते कि इनका बॉन्ड मार्केट यील्ड काफ़ी ऊपर चल गया है। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो पूरे देश विदेश में थे सब वापस चल रहे हैं अपने, जो जहाँ जहाँ शेयर बेच के निकल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में पूरा ग्लोबली दिस मार्केट इज़ करेक्टिंग। आई डोंट से दैट ये क्रॉस नहीं है, मार्केट इज़ नॉट क्रॉसिंग, मार्केट इज़ करेक्टिंग। बिकॉज जो वैल्यूएशन इतने चढ़ के ऊपर गया था जो कोविड के टाइम में, सो अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ है, अभी वैल्यूएशन सही है। तो दो चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टर है वो पैनिक होके नहीं छोड़ना चाहिए मार्केट, क्योंकि दिस मार्केट वो रिवाइवल इन पर्टिकुलरली जो इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर है नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, ग्रोथ स्ट्रांग है। एंड हमारे इन्फ्लेशन अभी 6 के 7 बीच में है, कहीं वहाँ तक चला गया है। हमारे एक ज़माने में इन्फ्लेशन रहता था 12-13% रहता था, तो 6% इन्फ्लेशन कहीं बड़ी नहीं है, 7 तक जाएगा, 7.5। रिजर्व बैंक बोल रहा है कि इस साल में एवरेज इन्फ्लेशन से 7 से नीचे रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आरबीआई का पॉलिसी बहुत एकोमोडेटिव है, रिजर्व बैंक मिनिस्ट्री बहुत अपने बीच में जो इनके जो कोऑपरेशन है बहुत अच्छे से चल रहा है, जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेजर्स विल बी देयर इन इंडिया। और दूसरा चीज़ है, इन्वेस्टर को पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है, इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है, ग्रोथ स्टोरी है, वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है, बहुत अच्छा है। 7.5% ग्रोथ रेट वो पृथ्वी में कोई जगह में नहीं है। तो ये ग्रोथ स्टोरी को चलते हुए इन्वेस्टर को मार्केट से निकलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टर्स मार्केट को वापस आना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स जो रैली में इन्वेस्ट करने